वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की भारी मांग पर थर्ड सेमेस्टर की वीडियो कंटिन्यू किया जा रहा है। एंशिएंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपकी बुक का नाम है। आज हम यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 1 बना दिया गया है, वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो अवश्य देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें क्या है, बृहस्पति शासन कला न्याय अंतर संबंध, इसके बारे में हमने पढ़ा था। बेसिकली आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझोगे है ये क्या। इसमें मंत्री परिषद जानेंगे हम, राष्ट्र के बारे में जानेंगे, कोष खजाने के बारे में, वार्ता के बारे में जानने वाले हम, न्याय और न्यायिक प्रणाली के बारे में जानेंगे, न्यायालय का पदानुक्रम, भ्रष्टाचार का प्रतिकार। एक एक करके सारी चीजों को बारीकी से जानने वाले हैं हम। अगर बात की जाए मंत्री परिषद की, आपने कहानियां तो बहुत सारी सुनी होंगी, इनफैक्ट आपने कार्टून भी देखा होगा। अच्छा, आपने देखा होगा जो कार्टून होता है उसमें आपने देखा होगा राजा को, तो राजा को एक सलाह देने के लिए कौन होता है, मंत्री होता है। कुछ वैसे ही अगर बात की जाए पहले की, तो पहले राजा होते थे। अब मुझे आप ये बताइए, राजा एक साम्राज्य को, इतने विशाल साम्राज्य को कैसे अकेला संभाल सकता है। जब तक कोई कार्य को ना बांटा जाए, तो राजा को पूरे के पूरे साम्राज्य क्या करना होता था, साम्राज्य को बढ़ाना तथा उसमें विकास करना, डेवलपमेंट करना, उसका और ज्यादा विकास करना, जनता को कल्याणकारी योजनाएं देना, ये किसका कार्य है, राजा का। तो राजा अपने अंडर में एक मंत्री परिषद रखते हैं। मंत्री परिषद कुशल होनी चाहिए। बृहस्पति जी के अनुसार मंत्री जो होते हैं उन्हें राजा को माता पिता के समान मानना चाहिए। किसके समान, माता और पिता के समान। किसके समान, इनके समान इसलिए मानना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता का बहुत आदर करता है, उसी प्रकार से ये मंत्री जो है ये मानेंगे जो राजा है उनका अन्नदाता है। दूसरा, इनका हमें रक्षा करनी है, इनकी क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है, सेफ्टी करनी है, साम्राज्य को बढ़ाना है और अपनी पूरी की पूरी कौशल प्रतिभा को लगा देना है साम्राज्य का विकास करने के लिए, राजा की रक्षा करने के लिए और राजा का मार्गदर्शन करने के लिए। जो राजा है वो अकेले किसी भी निर्णय को नहीं लेते हैं, वो मंत्री परिषद के साथ किसी निर्णय को लेते हैं। तो मंत्री परिषद कैसे होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए। अब बृहस्पति जी कहते हैं अगर मंत्री हैं तो उसके लिए परीक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा क्यों होनी चाहिए, सोचिए, क्योंकि मंत्रियों का दायित्व बहुत बड़ा है। ये कहते हैं जो राष्ट्र होता है, क्या अगर बात की जाए किसी राष्ट्र की, तो राष्ट्र के 3 अंग हैं, यानी जो राष्ट्र है उसे त्रिस्तरीय बताया गया है। अब आप बोलोगे मैम त्रिस्तरीय क्या होता है, त्रिस्तरीय यानी राष्ट्र में सबसे पहले आता है राजा, दूसरे नंबर पर मंत्री परिषद, तीसरे पर आएगा राज्य, तीसरे पे कौन आएगा, राज्य। यानी राज्य वही साम्राज्य जिसके वजह से उसे बढ़ाना है, साम्राज्य का विकास करना है, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी है ताकि जनता खुश रहे। अगर जनता खुश है यानी कि शासक बहुत बढ़िया है। तो आपको ये समझ आ गया कि मंत्री परिषद की क्या होनी चाहिए, परीक्षा। आप बोलोगे मैम परीक्षा में तो सभी भाग ले सकते हैं, क्या मैम शूद्र भाग ले सकते हैं, क्या मैम वैश्य भाग ले सकते हैं, क्या ब्राह्मण भाग ले सकते हैं। ये सारी जो आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, उसके बारे में मैं बताती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षा होगी मगर उच्च वर्गों के बीच में होगी, यानी वर्ण व्यवस्था को माना जा रहा है, यानी समानता नहीं दी गई है। क्या नहीं किया गया है, समान नहीं माना जा रहा। किसी भी यानी जो वर्ण व्यवस्था में सभी लोग हैं उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। अभी भी ये माना जा रहा है अगर कोई व्यक्ति जो है वो शूद्र है तो वो शूद्र ही कार्य करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक शूद्र है, उसका पुत्र होता है, तो उसका पुत्र बहुत ही गुणी है। गुणी का मतलब बहुत सारे कौशल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं, मगर वो वही कार्य करेगा, तीनों वर्णों की सेवा करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अलावा कोई और कार्य नहीं कर सकता।
तो आपको एक चीज समझ आ गई है कि मंत्री परिषद में मंत्री वही होंगे जो उच्च वर्ग के होंगे। उच्च वर्ग का मतलब यानी ये चाहते हैं, अगर बात की जाए बृहस्पति जी ये चाहते क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। अब देखिए, इनका मानना है बृहस्पति जी का कि अगर कोई मंत्री परिषद में मंत्री है तो मंत्री के लिए उच्च वर्ग का व्यक्ति ही मंत्री बनेगा। उच्च वर्ण का व्यक्ति क्या बनना चाहिए? मंत्री बनना चाहिए। ये चाहेंगे सिर्फ उच्च वर्ग में से किसी कुशल व्यक्ति को चुना जाए, ये नहीं कि शूद्र वर्ण में से किसी कुशल व्यक्ति को चुना जाए। तो इनकी विचारधारा कैसी? बहुत संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब इसे लेके कई लोगों ने, कई वर्ण के लोगों ने, शूद्रों ने आलोचना की है बृहस्पति जी की। अब एक चीज और, आपने पढ़ा था कि बृहस्पति जी की दो किताबें थी, एक कौन सी थी? बृहस्पति स्मृति और सूत्र। अब ये मतभेद आता है, जो बृहस्पति स्मृति है दूसरे नंबर पे आ रही है, उसकी अगर बात करें रचना दूसरी और पहली शताब्दी में हुई है लगभग, मगर इसके अपोजिट जो बृहस्पति सूत्र है उसकी रचना 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुई है। तो ये कहा जाता है जो बृहस्पति स्मृति है वो सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन ग्रंथ मानी जाती है। अब आपको एक चीज समझ आ गई है कि मंत्री परिषद कैसी होनी चाहिए? कुशल होनी चाहिए। परीक्षा होगी मगर परीक्षा नीचे वर्ग के यानी जो निचले वर्ग के वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की नहीं होगी, यानी उच्च वर्ग के व्यक्ति ही खड़े किए जाएंगे और उन्हीं की परीक्षा होगी और उन्हीं में से सबसे कुशल व्यक्ति को चुना जाएगा जो कि राजा की सहायता करेंगे। क्या करने के लिए? साम्राज्य का विकास करने के लिए। अब मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज समझ आ चुकी होंगी। अब बात आती है राष्ट्र की। अब राष्ट्र की अगर बात की जाए तो उसका मतलब क्या है, हम पहले यही समझते हैं। राष्ट्र, मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति जी का क्या मानना है। बृहस्पति जी का यही मानना है ना कि राष्ट्र जो है अगर बात की जाए उसे 3 खंडों में, त्रिस्तर में बांटा गया है। पहले में कौन है? सबसे पहले प्रथम राजा है, दूसरे में मंत्री परिषद और तीसरे में राज्य। इस प्रकार से बांटा गया है राष्ट्र को कहीं ना कहीं। अब राष्ट्र को ऐसे बांट दिया गया है, मगर एक चीज समझिएगा, कौटिल्य जी इसे जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद, यानी जनपद के रूप में राष्ट्र को देखते हैं। ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि जो व्यक्ति है, जो राजा है, कभी कभार अपने मार्ग से भटक सकता है साम्राज्य का विकास करने के लिए, यानी गलत राह पर जा सकता है। क्या करने के लिए? साम्राज्य का विकास करने के लिए। मगर ये जो बृहस्पति जी वो कहते हैं राजा को सिर्फ सत्य का साथ देना चाहिए और वो अपनी राह से भटक नहीं सकता। तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि मंत्री परिषद कुशल होनी चाहिए और राष्ट्र किस प्रकार का होना चाहिए। चलिए और जानते हैं बृहस्पति जी की क्या धारणा है राज्य को लेकर। बृहस्पति जी कहते हैं जो ये राष्ट्र है उसमें शांति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शांति, और जनता खुश होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जनता खुश होनी चाहिए। अगर किसी साम्राज्य में, राष्ट्र में जनता खुश है, इससे एक चीज साफ सीधी पता चलती है कि वहां पर राजा बहुत ही बढ़िया है, अच्छे तरीके से साम्राज्य पर शासन कर रहा है और जनता उसके शासन से एकदम प्रसन्न है। अब देखिए बृहस्पति जी की धारणा आपको ये समझ आ गई है कि राष्ट्र को लेकर इनकी क्या धारणा है। राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए। आप बोलोगे मैम मजबूत जैसे कि? मजबूत का मतलब यानी शक्तिशाली, यानी इतनी शक्ति हो राजा के पास कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्र को मजबूत कर सके और जो दुश्मन है, शत्रु है, वो जल्दी आक्रमण करने के बारे में सोचे भी ना। चलिए आपको ये समझ आ गया कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र क्यों चाहिए, है ना। यानी किसी भी साम्राज्य की रक्षा करने के लिए हमें राष्ट्र की आवश्यकता है और राष्ट्र में शांति होनी चाहिए और शांति के साथ जनता प्रसन्न होनी चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अब कोष के बारे में और खजाने के बारे में समझने जा रहे हैं।
देखिए, कोष और खजाना बेसिकली अगर बात की जाए, जो राजा है, आपको इतना तो पता होगा, जब हम किसी को राजा कहते हैं हमारे मन में एक इमेज बन जाती है कि मैम राजा के पास ना धन दौलत की कमी नहीं होगी, बहुत विशाल साम्राज्य होगा। ये आप सोच रहे हो ना? जी, एकदम करेक्ट सोच रहे हो। यानी क्या है, कोष का मतलब वो जगह जहां पर राजा के पास बहुत ज्यादा धन रखा हो। और धन क्यों रखना आवश्यक है? जो राजा है, हमेशा अगर कोई राजा है तो उसके पास भरपूर कोष होना चाहिए, भरपूर धन होना चाहिए, खजाना सदैव भरा होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम भरा क्यों होना चाहिए? आपने सुना होगा कभी कभार शत्रु जो है वो युद्ध कर देते हैं। अब शत्रु मान लो, अगर शत्रु राजा के साम्राज्य पर हमला कर देते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, वो साम्राज्य को घेर लेते हैं, ऐसे वो बाहर जा नहीं सकते। तो अगर इतना पैसा होगा, इतना खजाना होगा जिससे कि वो आराम से क्या कर सकेंगे, हथियार भी खरीद सकेंगे और सेना को मजबूत कर सकेंगे और जनता की रक्षा कर सकेंगे और जनता के खर्चे को उठा सकेंगे। तो इसीलिए राजकोष कैसा होना चाहिए, सदैव भरा होना चाहिए। दूसरा देखो, प्राकृतिक आपदा आ सकती है। प्राकृतिक आपदा बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है या कोई बड़ी महामारी हो सकती है। महामारी की स्थिति में क्या करेंगे? तो उस टाइम जनता किसके पास जाना पसंद करती है? राजा के पास। तो राजा उस टाइम उनकी हेल्प करेगा। तो आपको ये समझ आ गया है कि राजकोष क्यों भरा होना चाहिए। अगर कोई राजा का राजकोष खाली है, इसका मतलब साम्राज्य कमजोर है। क्यों मैं क्यों कह रही हूँ इस चीज को, आप पूछोगे मैम मुझसे कि मैम आप यूं क्यों कह रहे हो कि राजा कमजोर है। देखिए, मुझे आप बताइए, शत्रु क्या करेगा, आसानी से यहाँ पर हमला कर देगा, युद्ध कर देगा। जब युद्ध करेगा तो उनके पास राजकोष ही खाली होगा, तो वो किस प्रकार से जो है जनता का पालन पोषण कर पाएंगे, किस प्रकार से सेना को हथियार दे पाएंगे, किस प्रकार से सेना को मजबूत कर पाएंगे, किस प्रकार से जनता को तसल्ली दे पाएंगे। तो इसीलिए राजकोष सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये समझ आया राजकोष और खजाना सदैव क्यों भरा होना चाहिए। दूसरी चीज आप देखोगे, स्नातक कर। अब आप बोलोगे हमें स्नातक कर क्या होता है? देखो, अभी कहीं ना कहीं बृहस्पति जी ने एक बात कही है कि स्नातक कर होना चाहिए। आप बोलो कि मैम स्नातक कर क्या है, आपके मन में ये आए सबसे पहले तो स्नातक कर, जो व्यक्ति जितना कमा रहा है उसे उतना ही कर देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति गरीब है उसे कम कर देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अमीर है और मान लीजिए उसकी पोस्ट अच्छी है, यानी अध्यापक है, कोई भी कार्य कर रहा है, अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे अच्छे से टैक्स देना पड़ेगा। समझ आया आपको? यानी जो गरीब है उसे कम टैक्स देना है, जो अमीर है उसे ज्यादा टैक्स देना है। यानी टैक्स जो है फिक्स नहीं है। ये नहीं कि साम्राज्य के सभी जनता के लोगों को कह दिया गया कि आपको इतना प्रतिशत टैक्स देना है। ये फिक्स नहीं किया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति को देख के ही टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि ये करना आवश्यक है। मान लीजिए कोई इंसान गरीब है, तो अगर मान लीजिए उससे कर मांगा जा रहा है, टैक्स मांगा जा रहा है, अगर वो टैक्स दे देगा, ठीक है, तो वो किस प्रकार से अपना भरण पोषण कर पाएगा, किस प्रकार से वो दोबारा से कृषि कर पाएगा। कृषि करने के लिए भी निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश का मतलब बीज खरीदने होंगे, सिंचाई की सुविधा चाहिए होगी, तो इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई कि राजा को किस प्रकार से शक्तिशाली होना चाहिए और राजा किस प्रकार से साम्राज्य को और शक्तिशाली करता है। अब आपको ये कंप्लीट हो गया आपका कंफ्यूजन कि मैम कोष और खजाना क्या होता है। अब बात करेंगे हम वार्ता की। मेरे हिसाब से ये तो आपका फेवरेट टॉपिक होगा। बातें करना नहीं पसंद आपको? पसंद होगा। तो वैसे ही जो राजा होते हैं वो मंत्रियों के साथ, बाकी लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं, सोच समझ कर निर्णय करते हैं कि किस निर्णय को लिया जाए और किस प्रकार से निर्णय लिया जाए कि साम्राज्य को बढ़ा सके और जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे समझते हैं। अनावश्यक की वैद्य वर्त दंड नीति 4 अवधि विचारधारा जिसका बृहस्पति समर्थन करते हैं। बृहस्पति समृद्धि में उचित समय अवधि पर विचार करना, शस्त्र दिन तिथि के महत्वपूर्ण विश्लेषण को पूरा करने के लिए, एक विषय पर शोध करने के लिए महत्व को रेखांकित किया है। शिक्षा के अन्य रूपों में तुलना में ज्योतिषी, गणित, सामूहिक नक्षत्र विदों में महत्वपूर्ण प्रमुखता मिलती है।
अब आपको बताया क्या गया है, मैंने आपको बताया था बृहस्पति के द्वारा 2 किताबें लिखी गई है, यानी बृहस्पति जी के द्वारा उनकी 2 प्रमुख किताबें हैं। पहली है बृहस्पति सूत्र, दूसरी बृहस्पति स्मृति। वही बताया गया है कि बृहस्पति स्मृति जो सबसे प्राचीन है उसमें क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है। नक्षत्र के बारे में बताया गया है, तिथि के बारे में बताया गया है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया गया है। देखिए क्या बता रखा है इसमें, अवधि पर विचार करने पे नक्षत्र, दिन एवं तिथि के महत्वपूर्ण विश्लेषण को पूरा करने के लिए विषय शोध करना और रेखांकित करना। ऐसे इसमें बताया गया है कि कौन सी तिथि अच्छी है, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सी घटना जो है, मान लीजिए कोई दिन अच्छा है उसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में, वार्ता के अंतर्गत आपको इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब आगे समझते हैं हम न्याय और न्यायिक प्रणाली। अब आप समझोगे न्याय और न्यायिक प्रणाली को क्या माना जाता है। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर बात की जाए, अगर कोई राजा बन रहा है, अगर किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी उपाधि दी गई है तो उसका कर्तव्य भी कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। अब क्या बताइए, अगर जो ये राजा है, अगर कोई व्यक्ति गलत करे तो क्या उसे दंड ना दे, दंड देगा। ऐसे बताया गया है, अगर राजा है, राजा का अगर भाई है या उसकी बहन है, ये नहीं कि जनता गलत कर रही है तभी उसे दंड मिलेगा। इससे बताया गया है अगर राजा का भाई बहन कोई भी गलती करता है तो वो दंड से बच नहीं सकता। इसमें जो बताया क्या गया है, न्याय और न्यायिक प्रणाली, यानी वहां पर न्याय की न्यायिक प्रणाली किस प्रकार की है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गलती करता है, राजा कहता है साक्ष्य लेके आओ, सबूत लेके आओ, सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए किसने ये गलती कर रखी है। और जो व्यक्ति गलती करता है, अगर वो राजा का भाई है या उसके परिवार का कोई भी सदस्य है, वो बच नहीं सकता। जैसे कि जनता के लिए दंड है, वैसे ही सेम भाई बहन चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसे भी सेम दंड दिया जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा कि वो राजा के परिवार का है या नहीं है। एक चीज आपको समझ आ गई कि न्यायिक प्रणाली में न्याय को ज्यादा महत्व दिया गया है और दूसरा धर्म को महत्व दिया गया है। बृहस्पति जी क्या कह रहे हैं कि जो धर्म है वो सर्वोच्च है और धर्म से ही किसका वर्णन किया गया है, राजा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि राजा जो है वो देवता का रूप है। जब ईश्वर स्वयं नहीं आ पाते तो राजा का निर्माण करते हैं और एक व्यक्ति के अंदर कूट कूट के सारे गुण भर देते हैं और तब जाके उस व्यक्ति को राजा की उपाधि दी जाती है, राजा का पद दिया जाता है। जब राजा का पद दिया जाता है, अगर व्यक्ति सही कार्य कर रहा है और बहुत बढ़िया से साम्राज्य का विकास कर रहा है, साम्राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहा है, तो वो सच में देवता के समान है। मगर अगर कोई व्यक्ति यानी अगर कोई राजा अपने कार्य को करते करते बाद में उसके अंदर लालच लोभ आ जाता है तो वो राजा के समान नहीं है। मगर जनता विद्रोह नहीं कर सकती क्योंकि वो ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। किसका कहना है ये? बृहस्पति जी का कहना है। तो आप ये समझ लीजिए, इसमें कहा गया है बृहस्पति जी के द्वारा। अब क्या है, बृहस्पति जी कहते हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस प्रकार से लिखा है, स्वयं ना कह के, कि जो जनता है, जो किसान है, साम्राज्य के नागरिक हैं, वो कर देना बंद कर सकते हैं, टैक्स देना बंद कर सकते हैं। जो स्नातक कर लगाया गया है उसे देना बंद कर सकते हैं। स्नातक कर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए स्नातक कर क्या होता है। अब आपको ये समझ आ गया कि न्याय प्रणाली क्या होती है, साम्राज्य में किस प्रकार से न्याय प्रणाली को महत्व दिया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। न्याय का पद्मानुक्रम, आप समझोगे जो न्याय है उसे किस प्रकार से पद्मानुक्रम रूप में बताया गया है, किस प्रकार से इसे पार्टों में बांटा गया है। चलिए आगे समझते हैं। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि प्राचीन भारत में न्यायालय का पद्मानुक्रम मौजूद था, जिसमें पारिवारिक न्यायालय सबसे नीचे था, यानी कहीं ना कहीं न्यायालय का रूप दिया गया है और बताया गया है जो पारिवारिक न्यायालय है वो सबसे नीचे की श्रेणी में आता है, राजा सबसे ऊपर की श्रेणी में देखने के लिए मिलता है। जैसे अभी हमारे में सर्वोच्च न्यायालय होती है, कुछ यही मान लीजिए प्राचीन समय में क्या माना जा रहा है, राजा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के समान माना
जाता है। इसके आगे पारिवारिक मध्यस्थता सबसे कम प्रभावी थी। न्यायाधीश का न्यायालय अगली उच्च अदालत थी। इसके मुख्य न्यायाधीश, जिसे पारिवारिक या अध्यक्षता के नाम से जाना जाता है, अंत में राजा का न्यायालय था। बेसिकली बताया जा रहा है कि सबसे नीचे क्या है, पारिवारिक न्यायालय है, उसके बाद कहीं ना कहीं मंत्री परिषद, फिर सबसे ऊपर कौन देखने मिलता है, राजा देखने के लिए मिलता है। राजा का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा और राजा जो निर्णय कर लेगा उसे साम्राज्य के सभी लोगों को मानना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, भ्रष्टाचार का प्रतिकार। राजा कहता है अगर कोई न्यायाधीश आपको समझ आ गया है किसे कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर कोई न्यायाधीश भ्रष्ट होता है या रिश्वत लेता है तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा और यह माना जाएगा कि उसे कहीं ना कहीं मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। अगर वो रिश्वत लेता है, साम्राज्य में क्या अस्थिरता लेके आ रहा है और राजा के नाम को नीचे कर रहा है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।